वशद कनक गुरुराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 माशो में होस्ट मोमल जैनब मरूची में गपुत रानकनी के दहशत गर्दी जोता जोताई वाक़यात व पेश कायन थी कोई एक दमगा अगर मनु बलूचिस्तानी जो गप कनी मरूची में टॉपिक ऑब्वियसली बलूचिस्तानी दहशत गर्दी वाक़यात व पेश करें लेकिन आइए रेपकशंस चाहिए और आइए आफ्टर शॉक्स चाहिए बनते मगिंदी के अनु ट्रांसपोर्ट मुतासर मगिंदी के बिजनेस अवदा ट्रेड अवदा मुतासर आमद व रफ्त मुतासर स्कूल वानग जानग हर वड़ा जैसे बलूचिस्तान दमगी वहदा मुतासर अगर मरूची में गप तरान करें दमगी इन्वेस्टमेंट है दमगी बिजनेस है बांदगी रूचा में पद गप करें इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल रिलेशंस आनी सरा हम गप तरान करें दहशत गर्दी वाक़यात ऑब्वियसली हर वड़ा जैसे मुतासर करना दुरुस्त अच्छी सारिया जैसे मैं गप तरान करें ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है अंचु के मैं जाने मूसा खैला या ईदगा मिचो दमगाना या नाशिरकारी वाक़यात उतगर दुरुस्त अच्छी ज़्यादा जैसे बिजनेस से तोका या राह रो के ट्रांसपोर्टर्स जो बुतगा आज दुरुस्ता चिगेश असरमंद बुतगा आयनी बिजनेस छोनी तावान रस गई या हुकूमत निमगा ची आयना ची हेल्प रस गई ची हेल्प प्रोवाइड कनक बुआ गई या ची यकीन दहानी कनाइना बुता इसी सरगा पुत्रान कनी गुलिरा जी वहद हमारा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जैसे शम्स शाहवानी साहब ज्वाइन को था ये वशद किन में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शम्स साहब, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ट्रांसपोर्टर्स के शोबे में कितना असरअंदाज होते हैं जिस तरह के दहशत गर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान में पेश आए? गुजारिश है कि मुल्क के हालात तो पूरे पाकिस्तान में खराब है, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्ट का जो वहाँ पे सप्लाई है, अपने पिछले दिनों में भी काफ़ी सप्लाई रोका कि भाई जो हमारे 30 साल से सप्लाई को देख रहे हैं हमारे बलोच कम्युनिटी पख्तून है तो वो सप्लाई करे, बाकी जो हमारे कौमें हैं चीज़ें हैं। तो ये एक ऐसा पेचीदा मामला है, गवर्नमेंट को लाइन फोर्सेस को जो है ना जितने भी मसले मसाइल हो, जितने भी मामला तो ये जो है ना जरगे के थ्रू टेबल ट्रैक के थ्रू जो है ना ये हल करे। इससे हमारे तमाम तर जितने भी कम्युनिटी है ट्रांसपोर्ट के वो तमाम तर लोग एक खौफ में है जी। तो इसमें हमारा तजवीज़ ये है कि इसमें बलूचिस्तान सप्लाई है, सेंदक प्रोजेक्ट है, तमाम तर लोग हैं, ये दुदर है, रेकोडिक है, इस सब के लिए हमारे गाड़ियों को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात भी दिया जाए और जो है ना हमारे सप्लाई रवा दवा है। पंजाब में भी ये मामला शुरू हो गए, तो ये कौमी मामला बिल्कुल शुरू ना करे। हम एक कलमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, लिहाजा इसमें टेबल टॉक का ज़रूरी है। हुकूमत और लाइन फोर्सेस इसमें थोड़ा सालिसी और थोड़ा आजिज़ी करे ताकि पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि सप्लाई नहीं होने की वजह से खरबों रुपए का कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है जी। शाहवानी साहब, इस तरह के माहौल में बिजनेस करना कितना मुश्किल हो जाता है? गुजारिश है कि हमारे लोग वो जाते भी नहीं है। आजकल सप्लाई जो हो रहा है आपको पता है कि 100 से ज्यादा शाहतदे दे के हमारे बलोचों ने सप्लाई को देखा, जितने भी प्रोजेक्ट है चीजें हैं, तो आज तक ये सप्लाई रवा दवा कुर्बानी दे रहे। लिहाजा जो है ना हम सबसे अपील ही कर सकते हैं हमारे जितने भी सरबराह हैं कि इसमें सालिसी करके जो मसले हैं जितने भी हमारे कमेटी के बलोच कम्युनिटी के जिसके भी मसले मसाइल हैं इन तहफ़्फ़ुज़ात को बिठा के सालिसी के साथ करे। ऐसे जंग होगा या जोर जबरदस्ती होगा, इससे मजीद हमारे बलूचिस्तान को और हमारे कारोबार को मजीद जो है नुकसान मिलेगा जी। शाहवानी साहब, हुकूमत की जानिब से आप लोगों को कुछ यकीन दहानी कराई गई है? नहीं जी, हुकूमत की तरफ से बिल्कुल नहीं किया गया है। आज भी हमारे सप्लाई निकला है तकरीबन 100 से 150 गाड़ियां, बड़े बामुश्किल हमने उनको भेजा है कि हमारे बलूचिस्तान की आवाम है उनके लिए पेट्रोल पंप है, चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो पेट्रोल में आपको पता है कि बलूचिस्तान में बहरान हो जाएगा और बलूचिस्तान हमारा पसमानदा सूबा है। लिहाजा खुदारा बलूचिस्तान पे रहम किया जाए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, हमारे हकूक है, हमारे जितने भी हम इदारों के साथ हम पिछले 30-35 साल से चल रहे हैं, लेकिन इदारे भी हमारे साथ जो है ना ताउन करे ताकि जो है ना बलूचिस्तान का और तमाम तरह इदारों के साथ हम जो है ना मजीद मिल के कौमी खजाने को फायदा पहुंचाए जी। शाहवानी साहब, जैसे आपने कहा कि बलूचिस्तान बहुत एक पसमानदा सूबा है, अगर इसी तरह के हालात रहे तो आप नहीं समझते कि जो लोग अब बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह भी रहे थे बलूचिस्तान में अब वो भी पीछे हट जाएंगे? गुजारिश है कि देखिए वहां से ईरानी तेल आता है। हमने से 5 साल पहले
हुकूमत वक्त को अभी ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात है, उनको बोला कि आप ईरानी तेल को पाकिस्तानी कानूनी शक्ल दे, पाकिस्तान ईरान से बात करके इससे कौमी खजाने को हमारे बलूचिस्तान के लिए एक वसीला बन जाएगा और खरबों रुपए का जो है ना नुकसान से बच जाएंगे और एक रोजगार होगा। लेकिन उसमें आज तक हमारे बलूचिस्तान के तजवीज पे गौर नहीं किया गया, जिसमें कस्टम कोस्ट गार्ड और तमाम तर जितने भी इदारे हैं 1 अरब रुपए का भत्ता जो है FBR को जा रहा है। जी शाहवानी साहब, आप कह रहे हैं कि एक अरब का भत्ता FBR को जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ से तमाम तर इदारे इस वजह से इसको कानूनी शक्ल नहीं दे रहा है, रोजगार नहीं दे रहा है। यहाँ से एक रुश्वत के तौर पे गाड़ियों से सबसे लेके 1 अरब का भत्ता जो है ना वहाँ पे जाता है और जो है ना ये तमाम तर चीजें चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसको एक कानूनी शक्ल बनाएं। शाहवानी साहब, ये भत्ता आप लोगों से किस सूरत में और कहाँ कहाँ लिया जाता है? ये भत्ता पूरे बलूचिस्तान में लिया जाता है, उत्तल है, विंदर है, तमाम तर चेक पोस्टों पे ये शाम के 7 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक समझो ऐसा है कि बिल्कुल जंग का सूरत हाल है, ऐसा बना हुआ है। हमारे गाड़ियों को लूटते हैं, मारते हैं ड्राइवरों को और अगवा करते हैं। और कस्टम वाले तो अभी इतने बदमाश है, कस्टम वालों पे गाड़ियों को ले जाके 1-1 करोड़ का मुतालबा करते हैं कि भाई नहीं छोड़ोगे हम इसको ईरानी में तब्दील करेंगे। जी, तो शाहवानी साहब, आप कह रहे हैं कि आप हजरात को सिर्फ मुसल्लह तंजीमों से नहीं बल्कि जो इदारे चेक पोस्टों पर मौजूद हैं उनसे भी खतरा है? बिल्कुल हमारे को खतरा है। हम आपसे कह रहे हैं कि एक दिन का 1 अरब रुपए भत्ता FBR को जाता है, यहाँ से जमा करके हमारा खून चूस के ट्रांसपोर्टरों का वहां पे जाता है। जी, तो शाहवानी साहब, आप लोग इस हवाले से कंप्लेन क्यों नहीं करते? हमने कई कंप्लेन किया, हमने वजीर आजम, वजीर दाखिला, FBR, हमने सबको लेटर ही हमारे पड़े हैं तमाम तर इदारों का, लेकिन किसी किस्म का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जो भी ट्रांसपोर्ट वहां से सप्लाई करके आता है, यहाँ पे चेक पोस्ट बने हुए हैं, गिद्धों की तरह हमारे बलूचिस्तान वाले लोगों को, पख्तून को, बलोचों को पकड़ के उनके जेबें ढूंढा जाता है, उनका तजलील किया जाता है और उनसे करोड़ों रुपए का भत्ता वसूल करता है। नहीं हो गया उनको अगवा करके उनसे जो ना भत्ता मांगा जाता है। शाहवानी साहब, आप कह रहे हैं कि ये भत्ता FBR को जाता है, तो आपने कंप्लेन कहाँ की है या आपके जो यूनियन है वो कंप्लेन कहाँ करे? आप लोगों की सुनवाई कहाँ होगी? गुजारिश है, कहीं भी सुनवाई नहीं हुआ है। वजीर दाखिला को भी लिखा है, लाइन फोर्सेस के इदारों को भी लिखा है, वजीर आला को भी लिखा है। ये तमाम तर जितने भी इदारे हैं सबसे पैसा जमा हो के इस्लामाबाद जाता है। जी, तो क्या वजीर दाखिला या वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब को नहीं मालूम कि आप लोग के जो बिजनेस कर रहे हैं या जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बलोचिस्तान में, वहाँ से भत्ता लिया जा रहा है लोगों से, तो क्या उनको ये मालूम नहीं है? हमने उनको बताया है, वजीर आला के भी नोटिस में है, काबिल एहतराम है हमारे लिए सब, लेकिन हमारे बलूचिस्तान में आपको पता है कि हमारा बलूचिस्तान में ऐसे ऐसे गाड़ी वाले हैं जिन्होंने 35 साल से बलूचिस्तान का खिदमत कर रहे हैं, 100 से ज्यादा स्टार्ट दे दिए हैं, सप्लाई कर रहे हैं। उसमें जो है ना हमारे लोगों को जो प्रोजेक्ट बनते हैं हमें नहीं दिया जाता है, बाहर से लोगों को मंगवा के हमारे रोजगार पे डाका डाला जा रहा है और ये बत्ताखोरी का सबके इल्म में है। मैं आपको कह रहा हूँ जब इस्लामाबाद FBR चेयरमैन तक जाता है, इन सब के इल्म से यहीं से चेक पोस्टों से लेके जमा हो के ये इस्लामाबाद जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शम्स शाहवानी साहब शुमा गपुत्रान इश्को तयगुशी मारा खतरा सिर्फ मुसल्लह तंजीमा नहीं ना बल्कि ये दिगर जो इदाराहानी फोर्सेस उश्ताता का आभी में कराची बारी बत्ता जुरा आइए गोशगे बकौल आइए कि FBR या करब बत्ता जो इससे आ बलोचिस्तान ची जमा भी और इस्लामाबाद रोती सरविते और आए ये भी मालूम है कि वज़ीर आला नोटिस से तो का वज़ीर दाखिला नोटिस से तो का ये दोनों चीज़ आस्था, लेकिन पदा भी इसी तरह कोई कानूनी कार्रवाई कनक नबी। गुलिराज इधर जुड़ी गोंडी ब्रेक ही ब्रेकअप अटकाएं। पशत के नए क्रंदी पदा गुलिराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 ब्रेक अच्छी सारिया शुमा शम्स शावानी साबे गपुत्रान इश्कुते आइए बाजे जस्ती खुलासा कोता महमूद खान बादिनी सावा हमारा ज्वाइन कोता जो कि ट्रांसपोर्ट फेडरेशन अच्छी आई ताल्लुकदारी वशत करने में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम बादिनी साहब।
वालेकुम सलाम मोहतरमा। बादिनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। बादिनी साहब, हम देखते हैं कि जिस तरह की सूरत हाल है इस वक्त बलूचिस्तान में मुसल्लह तंजीमें काफ़ी एक्टिव हैं, तो इस दौरान आप जो ट्रांसपोर्ट के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग के लिए ये कारोबार मज़ीद आगे लेके जाना, ये सर्विस आगे मज़ीद लेके जाना कितना मुश्किल हो रहा है? जी मोहतरमा, आपने दुरुस्त फरमाया कि जहां अमन व अमान का मसला हो और हालात सही न हो और वहाँ पे शोरिश ज़दा वाली बातें हों और आए रोज रोड पहिया जाम के नाम से बंद किए जाए या रोड्स को कोई नाका लगाकर बंद कर दे या इस सैलाब की वजह से आजकल बलूचिस्तान में अक्सर इस वक्त सैलाब की वजह से हमारी बहुत सारी पुल वो टूट गए हैं, तो बाज़ जगह पे रोड को पानी ने ले गया। तो इस तरह की सूरत हाल में मजमूई तौर पर हर एतबार से ख्वाह हो रोड ब्लॉकेट की वजह से हो किसी की तरफ से, ख्वाह हो सरकार की तरफ से ए लापरवाही के जो हमारे सैलाब से रोडें मुतासर है, हम ट्रांसपोर्टर बलूचिस्तान के बेहद बेइंतहा इससे मुतासर हुए हैं और इससे हमें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और ये अभी का नहीं, अब तो कुछ इसमें ज्यादा आ गया। ये शुरू जमाने से अगर मैं ये कह दूं, मेरे 77 साल से हमारे बुजुर्गों का भी यही रोना था कि हमारे यहाँ उस तरह की फैसिलिटी सहूलियात नहीं है, ना उस तरह का अमन व अमान है जिसकी बिना पर एक आदमी बाकायदा बेहतर तरीके से अपने रोजगार को कर सके, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स की हैसियत से हो, ख्वाह वो ताजिर की हैसियत से हो, ख्वाह वो जमींदार की हैसियत से हो। जी बादिनी साहब, लेकिन पेट्रोलिंग हमारी कहाँ गई? हम देखते हैं कि कई घंटों तक गाड़ियों को रोका गया, वहाँ से मुसाफिर उतारे गए और उनको जो है कत्ल किया गया। तो आप लोग नहीं समझते कि यहाँ पे पेट्रोलिंग अगर होती या यहाँ पे फोर्सेस मौजूद होती तो इस तरह का वाक़या पेश नहीं आता? क्योंकि जब भी हम सूरत हाल की बात करते हैं बलूचिस्तान की तो कहा जाता है कि पेट्रोलिंग होती है और बजट भी बहुत बड़ा इसी वजह से लगा है क्योंकि सिक्योरिटी के मामला बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप नहीं समझते कि अगर वाकई में ऑन ग्राउंड पेट्रोलिंग होती तो इस तरह का वाक़या पेश ना आता? जी मोहतरमा, बिल्कुल बात यही है कि अब से तकरीबन 3-4 माह कबल एक वाक़या रूनुमा हुआ नाखुशगवार हमारी नोशकी के बेल्ट में। फिर हमें एतमाद में लिए बगैर मुतालिका हुक्काम ने कुछ एसओपीज जारी किए। उन्होंने कहा हमारी एपेक्स कमेटी का फैसला है, तो उसके बिना पर बजाय उन्होंने हमें एतमाद में लेता तो हमारा मुतालबा क्या होता? उसमें हमारा मुतालबा भी यही होता और ये मुतालबा हमको पेश कर चुके हैं कि आप जगह जगह पे बलूचिस्तान के नेशनल हाईवेज पर चेक पोस्टें लगाने के बजाय आप अपनी तमाम सिक्योरिटी अदारों की जो अमन व अमान के जिम्मेदार है उनकी मुश्तरका जवान चेक पोस्ट जवान गश्तें बढ़ाएं, उसकी पेट्रोलिंग करें आप, बजाय इसके आप 10-15 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर पर ट्रांसपोर्ट को रोकते हो। और इस बिना पर देखो, हमें बिल्कुल कोई इतराज नहीं है, आप पूरे बलूचिस्तान में जहां चाहे आप अमन व अमान के एतबार से चेक पोस्ट बनाए, लेकिन हमारे मसले का हल ये है कि बजाय चेक पोस्ट के आप यहाँ पे पेट्रोलिंग गश्त बढ़ाए, पेट्रोलिंग गश्त जो बजाय इसकी हमें कड़ा करे, हमारी ट्रांसपोर्ट चलता रहे, वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम करे। तहफ़्फ़ुज़ फराम करना बिल्कुल हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है। तो इस तरह के जो फैसले करते हैं और उसकी रोशनी में वहां पे चेक पोस्टें कायम करते हैं, तो कबल इसकी अगर हमें इत्मीनान में लिया जाए, हमारे इस मुतालिबे को उसमें रखा जाए, हाँ आप नेशनल हाईवे पर चेक पोस्ट कायम करें जिस तरह पंजाब में है, दूसरे सूबों में है, एक रूट पर एक चेक पोस्ट है, वह अमन व अमान के एतबार से, वह दूसरे जो स्मगलिंग की बिना पर वो बात करते हैं, तो हम कहते हैं भाई आप अपनी स्मगलिंग की चेक पोस्टों को बॉर्डर 0 पॉइंट पर मुंतकिल कर लें। अमन व अमान के एतबार से बजाय जगह जगह बिल्कुल एक रूट है जैसा कोयटा तफ्तान रूट, एक रूट पर आप उसको एक दफा चेक कर लें, अब उसको आप बार बार दर्जनों चेक पोस्टें इस वक्त कोयटा तफ्तान रूट पर, एक तरफ से दूसरी परेशानियां, दूसरी तरफ से बार बार जब आप इसको रोकते हो, इसका क्या तासुर जाता है? और जो लोग ईरान से अपना ली कोई शिया खुद नोश लाते हैं और उसको आप रोकते हो, उसके सामान जब्त करते हो, उसकी गाड़ी को जब्त करते हो, इससे क्या तासुर फैलेगा? भाई आप लोगों को पहले रोजगार फराहम करो और लोगों के लिए ऐसे जराए पैदा करो अमान में वो अपना रोजगार कर सके, उनको तहफ़्फ़ुज़ हो
اور نہ تحفظ ہے، نہ امن و امان سے کوئی روزگار کر سکتے ہیں. تھوڑی بہت اگر اپنی مدد آپ علاقے کے بارڈری لوگ ایران سے کوئی ایشیائی خود و نوش کی چیزیں لاتے ہیں ان کو بھی آپ سمگلر ڈکلیئر کرتے ہو. بس اللہ ہماری حفاظت کرے. لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ سے متعلق نیشنل ہائی ویز پر جو بھی حکومت کوئی فیصلہ اگر صادر کرتا ہے تو اس سے پہلے اس روٹ اور اس علاقے کے ٹرانسپورٹرز کو اعتماد میں لیا جائے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. بادینی صاحب، ابھی ہماری شمس شاوانی صاحب سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ صرف مسلح تنظیموں سے ہمیں خطرہ نہیں ہے بلکہ جو چیک پوسٹ موجود ہیں وہاں سے بھی ہم سے بھاری بھتہ لیا جاتا ہے. آپ اس بات سے کتنا جو ہے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھو، جو بھی بدامنی ہے، جہاں بھی بدامنی ہوتا ہے، جس اعتبار سے ہوتی ہے، ہم اس کو قابل مذمت سمجھتے ہیں، لیکن اب اس میں ہم جانا نہیں چاہتے. جیسے سیاستدان کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ درست کہتے ہیں کہ اس کی اس بنیاد کو دیکھا جائے یہ حالات کیوں پیش آتے ہیں. اب حالات کی ذمہ دار کون ہے؟ بنیادی طور پر ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ چاہتے کیا ہے؟ اور گورنمنٹ ان کی سرباب کس طرح کر رہے ہیں؟ کس طرح کرنا چاہیے؟ جس طرح میں نے کہا کہ آپ تفتان سے کوئٹہ تک درجنوں چیک پوسٹیں آپ نے لگایا ہے. وہ ایران سے جو لوگ اپنی مدد آپ کاروبار کے لیے شیعہ خودروش تھوڑی بہت لاتے ہیں اس روڈ پر، ان کو جب آپ روکتے ہو، ان کو یہ کاروبار کرنے نہیں دیتے ہو، تو اس سے کیا تاثر پھیلے گا؟ تو وہ کیا سوچے گا؟ اور روزگار کی ذرائع اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ کہاں جائے گا؟ کیا کرے گا؟ ضرور کسی کے ہتھے چڑھے گا. کوئی کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ موقع کون فراہم کر رہے ہیں؟ یہ وہ فراہم کر رہے ہیں جو لوگوں کو اپنی مدد آپ روزگار کے لیے بھی نہیں چھوڑتے ہیں، بجائے اس کے وہ بلوچستان میں روزگار کے ذرائع پیدا کرتے، یہاں پہ کارخانے لگاتے. تو لوگوں کو روزگار کے ذرائع نہیں ہے، خاص کر بارڈری لوگوں کو. اور ان کو جو ہے آپ 4 کارٹن بسکٹ کے ہوتے ہیں یا جوس کے ہوتے ہیں یا ٹافی کے ہوتے ہیں، آپ اتارتے ہو، آپ کہتے ہو تو سمنگ لیں گے. ارے بھائی، بڑے پیمانے کی سمنگ نہیں ہے، آپ کر لو سمنگنگ کی سرباب. جو بڑے پیمانے کی ہے آپ اس کو روکو بارڈر 0 پوائنٹ پر. لیکن مسافر ایک بس میں 40-50 مسافر سوار ہے اور اس کو آپ اس کے دورانیہ سفر میں درجنوں جگہوں پر روکتے ہو، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جی بادینی صاحب، ایپیکس کمیٹی کے کون سے ایس او پیز ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں اور آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے یا آپ ان سے اختلاف رکھتے ہیں؟ ہم ہر اس فیصلے کو اپنے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ آپ فلاں کو اپنے ساتھ سفر کے لیے لے جائیں اور فلاں کیٹیگری کے لوگوں کو نہ لے جائے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی، ہم ہر وہ پاکستانی ہماری بسوں میں سفر کر سکتا ہے. پورے پاکستان میں کوئی بھی شہری سفر کر سکتا ہے، اس کو ہمارا آئین اجازت دیتا ہے. جہاں تک ہمارے تحفظ کا مسئلہ ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا بجائے آپ اس کے کہ آپ بار بار روکتے ہو، چیک کرتے ہو، آپ اپنی کانوائے گشت، جیسا میں نے کہا کہ جن کی ذمہ داری ہے اپنا امن و امان قائم کرنا، دہشت گردی سے نمٹنا، اس کے لیے آپ جوائنٹ گشت بڑھائیں ان تمام سیکورٹی اداروں کی جن کی ذمہ داری ہے. جی. اور اب اگر سیکورٹی ادارے بجائے اس کے وہ پڑ گئے ہمارے اس پر بسکٹ لانے والے کو سمنگر ڈکلیئر کر کے اس کو سزا دیتے ہیں، اس کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، یا کوئی مسافر اپنے لیے کوئی چیز ایران سے لے آتے ہیں تحفے کا پاسپورٹ والا، اس کو آپ بار بار روکتے ہو، تنگ کرتے اس بس کو. تو اس سے اچھے تاثر نہیں پھیلتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہو، ہم نہیں چاہتے کہ جنہوں نے بالکل ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے، خصوصاً پاکستان میں جہاں بھی ہوتی ہے، اور جو ہم سب کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کے سرباب کے لیے اس کی بنیاد پر جانے کا مشورہ بھی دیتے ہیں کہ معاملے کو نچلے سطح سے دیکھا جائے اور جو مسئلہ جس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس کے مطابق حل کیا جائے. جی بادینی صاحب، آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان سے باہر سے آئے ہوئے مزدور کو حکومت تحفظ نہیں دے پا رہی. پھر ہم بات کرتے ہیں سی پیک کی، پھر ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل سرمایہ کاری کی کہ باہر سے انویسٹر آئے اور بلوچستان میں انویسٹ کرے. اگر یہی صورتحال رہی تو باہر سے تو مزدور آنا بند ہو جائیں گے، تو یہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ پورا ہوگا؟ دیکھو، بحیثیت ٹرانسپورٹر ہمیں چاہتے ہیں کہ امن و امان ہو، پرامن طریقے سے باہر کا یا اندر کا کوئی بھی آپ سرمایہ کاری کرے، لیکن
اس میں یہ دیکھا جائے کہ اس مسئلے کا بنیاد ابھی سے شروع ہے، ہفتہ پہلے سے شروع ہے، یا یہ معاملہ جہاں سے خراب ہوا ہے 47 سال سے ہے، اس سے پہلے برٹش کے زمانے سے ہے، کب سے ہے؟ ان سب کو باقاعدہ تسلی سے دیکھا جائے تاکہ ایک ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے جو سب کو پسند ہو، جو بلوچوں کو بھی پسند ہو، بلوچستان کو بھی پسند ہو، اس پر راضی ہو، اور جو بلوچستان والوں پر ہمارے وفاق کو پسند ہو، یہ سب مل کر جب ایک نقطے پر آئیں گے تو مسئلہ ہمارا آسانی سے حل ہوگا، تب جا کے یہاں پہ سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اور پرامن طریقے سے کوئی زندگی گزار سکتے ہیں، پرامن طریقے سے کوئی اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ بادینی صاحب، آپ لوگوں کو ابھی کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ بے خوف ہو کے اپنا جو ہے بزنس یا اپنا کاروبار کنٹینیو رکھیں؟ دیکھیں، ہمیں تو ایک تو ذمہ داری ہے، اس کے لیے تو لازمی نہیں ہم جا کے اسے ان کو پتہ ہے، وہ ذمہ دار ہے، گورنمنٹ ذمہ دار ہے، انتظامیہ ذمہ دار ہے، ریاست، کہ وہ ہر شہری کو تحفظ فراہم کرے، خواہ وہ تاجر کی صورت میں دکانداری کرتا ہو، خواہ ٹرانسپورٹر کی صورت میں روڈ پہ اس کی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، ہر اعتبار سے ہر شہری کی تحفظ کی ذمہ داری ہماری انتظامیہ کی ہے، اور اس کے لیے وہ طریقہ کار وضع کیے جائے، اس طریقے کے مطابق ان کو تحفظ فراہم کیا جائے جس سے ان کا تحفظ بھی ہو سکے اور ان کے کاروبار کو زخم بھی نہیں پہنچے۔ بہت بہت شکریہ محمود خان بادینی صاحب شما گپتران اشکتا یہ گوشک بتا کہ حکومت ذمہ داری کے تحفظ فراہم بکا اینا کہ میں پنجاب اچھی مسافر نیاری روٹ کاز جیسے ٹریٹ کنگ لوٹی، روٹ کاز چارگ لوٹا اور امائی حل کنگ لوٹی، نہ کہ ماں شارٹ کٹ یا ای پہ میں مسئلہ حل بکشی کے نوما پنجاب اچھی ٹرانسپورٹرز جیسے مسافری معیارن دی ای کوئی حل نہیں۔ ادھر ضروری گوانڈی بریک ہے۔ محمود خان بادینی صاحب شما گپتران عشقتا ایشیا پتکائیں اور ای دیگر تاجر انجمن تاجران بلوچستان مردمان جوائن کرتے ہیں۔ گلرج بریک اچھی ساری میں گما گپتران کنگا ہوتا محمود خان بادینی صاحب انو مارا جوائن کوتا رحیم آغا صاحب جو کہ انجمن تاجران بلوچستان چی سیادی داری آئی وشت کرنے میں پروگرام۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے میڈم؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ آغا صاحب، بلوچستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے تاجر برادری کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ دہشت گردی کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو دھرنے دیے جاتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، تو ان سے تاجر برادری کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بلوچستان میں حالیہ جو دہشت گردانہ واقعات ہوئے ہیں، انجمن تاجران بلوچستان اس کی سخترین الفاظ میں مذمت کرتی ہیں، اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بلوچستانی کا کام ہو نہیں سکتا ہے۔ بلوچستان میں ہم نے ہمیشہ بھائی چارے اور محبت کا درس دیا ہے، پیغام دیا ہے ہمارے دیگر صوبوں کے لوگوں کو، اور لیکن بدقسمتی سے ہماری جو موجودہ حکومت ہیں یہ بلوچ بھائیوں کو اس مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے کیا ہے، لیکن میں رد کرتا ہوں ان کے اس بیان کو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان سے 77 سالوں سے بلوچستان کو محروم رکھا گیا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمارے صوبے کے ساتھ، جس کا واضح مثال یہ ہے کہ بلوچستان کا دار و مدار 2 بارڈروں پہ مشتمل ہے، جو کہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کا یہی کاروبار تھا۔ بلوچستان میں نہ کوئی انڈسٹریز ہے، نہ کوئی کارخانے ہیں، نہ کوئی کاروباری اور دیگر مواقع ہیں۔ تو یہ بھی جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، خاص کر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں تو ہمارے لیے تمام پارٹیاں قابل احترام ہیں، لیکن یہ جب بھی میاں برادران کی حکومت آئی ہے انہوں نے ہم پر بارڈر کے دروازے بند کیے ہیں، ہمارا کاروبار انہوں نے بند کروایا تھا کہ لاہور کی اشیاء جو ہیں وہ فروخت ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بلوچ بھائی جو ہیں یا کوئی بھی پشتون جو ہے وہ اپنے صوبے کے دشمن ہو سکتے ہیں یا اپنے لوگوں کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ یہ جو واقعات رونما ہوئے ہیں، ایک تو یہ فیلئر ہے ہماری جو نائل حکومت ہے ان کی فیلئر ہیں، اور ایک دم اپنی ناکامی چھپانے کے لیے وہ یہ اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے کہ یہ بلوچ سرپسندوں نے کیا ہے۔ تو بھی اپنی فیلئر کو مانے، اپنی ناکامی کو تسلیم کر دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بات کی کاروبار کے حوالے سے، ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو کاروبار کا تو پہلے سے ہی بیڑا غرق ہے، کاروبار ہے نہیں، پھر جو
थोड़े बहुत लोग बाहर सुबह से आते हैं, वो फिर आना बंद कर देते हैं, वो फिर नहीं आते हैं यहाँ पे। ज़ाहिर सी बात इससे कारोबार जो है वो बहुत हद तक मुतासिर हुआ है। जी, तो अभी हुकूमत की जानिब से आप लोगों को कोई यकीन दहानी कराई गई? क्योंकि अभी हमारी जब ट्रांसपोर्टर बरादरी से बात हुई तो उनका कहना था कि हमें किसी तरह की यकीन दहानी नहीं कराई गई। हाँ, हमें ये बताया गया कि आप पंजाब से मुसाफिर नहीं लाएं, जो कि ये मसले का हल नहीं है। तो ताजिर बरादरी के साथ कोई हुकूमत के नुमाइंदे कोई आए हैं या कोई आप लोगों को एतमाद में लिया है? नहीं, मैं इस हवाले से, आपको पता है कि फॉर्म 47 सब ये जो वजूद में आया है, इस हुकूमत से हम क्या तो रख सकते हैं? जो खरबों रुपया करोड़ों रुपया दे के उन्होंने ये सीटें जो हैं ये खरीदी हैं, तो इससे हम क्या तो रख सकते हैं कि वो अवामी मसैल हल करेंगे? ये मेरे ख्याल में सूरज को 2 उंगलियों से छुपाने की कोशिश है कि मौजूदा हुकूमत या मौजूदा वज़रा जो घर पे सोए हुए थे और इनके कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये किस हद तक आवाम के मसले हल कर सकते हैं? ये थोड़ी आवाम के वोटों से मुंतखब हुए हैं, या ये थोड़ी इनको पता है कि आवाम के मसले मसाइल क्या है, बलूचिस्तानियों के मसले मसाइल क्या है, और किस तरह ने इनके मसले हल करने हैं? ये तो उन्होंने चोरी के पैसे और उसके जो उन्होंने खुर्द बुर्द के पैसे थे उन्होंने वापस लाकर जिन लोगों को दिए हैं, मुझसे बेहतर आप जानती हैं कि मैं नहीं कहता हूँ, सारी दुनिया कहती है, हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं। तो आगा साहब, आप कहते हैं कि हुकूमत की कोई साथ नहीं है, तो बलूचिस्तान अपना मसला या ताजिर बरादरी या ट्रांसपोर्टर बरादरी ये अपना मसला लेकर जाएं कहाँ? नहीं, मैं तो यही बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो सिर्फ एक बात वाज़ेह है कि बलूचिस्तान को जिस तरह का किया है, जिस तरह में बताया गया है या मैंने देखा है जी। हमारी 40 साल जिंदगी में, मैंने अगर देखा है तो लोग सारे कैंट की तरफ देखते हैं कि कैंट से अगर कोई अल्लाह का फजल करम हुआ या कैंट की तरफ से कोई करम हुआ फिर जो है सूबे के हालात सही हो सकते हैं। बाकी तो हम किसी सरफराज वगैरह से, दूसरे एक जो इनके जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, इनसे तो हम 1 रुपया कभी न खैर की तवक्को रख सकते हैं, न इनसे खैर की तवक्को रखना चाहिए। जी, तो मसले का हल क्या होगा फिर आगा साहब? क्योंकि पहले से हम देखते हैं कि बलूचिस्तान एक बहुत ही डिप्राइव्ड सूबा है, बहुत मसले मसाइल हैं, तो फिर यहाँ से ये मसले का हल क्या होगा? मसले का हल ये कि जब तक हम बलूचिस्तानी आपस में एहतियात और इत्तेफाक नहीं करेंगे, हम सारे एक पेज पे नहीं आएंगे। खासकर हमारी जो ताजर बरादरी हैं और ट्रांसपोर्टर हैं, हम तो जब भी एहतजाज करते हैं फिर किसी न किसी हद तक हमारे बात को सुना जाता है। बगैर एहतजाज के बलूचिस्तान के किसी भी शख्स का मसला नहीं हुआ है, किसी भी कौम का मसला नहीं हुआ है। हमारी तो सबसे बड़ी खराबी ये है, और बदकिस्मती से मैं अगर मैं ये कहूँ, आप नाराज न हो, इसमें आप मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है। लाहौर में किसी का नाक खूनी होता है, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि बलूचिस्तान के महरूमियों को दबाया जाता है, वो नहीं दिखाया जाता है। कभी ग्वादर के मसले में, ग्वादर में लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं है, वो कह रहे हैं कि ग्वादर जो है बलूचिस्तान के लिए कोई जन्नत का टुकड़ा होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि जहाँ पर हमें पानी मैसर न हो पीने का, हमारे पास कोई स्कूल न हो, हमारे पास गुजरी जाने के लिए सड़क न हो, और हम ये कहें कि ये हमारे तरक्की का ज़ामिन है। बिल्कुल ये जो भी कहता है गलत कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया रहीम आगा साहब शमा गपुत्रान इश्क़ता खुशी के आमा के मुतालिका या आमा के अथॉरिटी दारन थी आमाई मसले हल कुत कना ई फॉर्म 47 वाला हुकूमत मसले हल कुत नका ई गुशक बुकता रहीम आगा साहब बलूचिस्तान या कोई भी दमगा अमन लाजमी बिते तिजारत, अमन लाजमी बिती बिजनेस, ट्रेड, सफ़र रवग व आहगे वास्ता परचा कि जब तक अमन कायम नबी ये दोनों चीज़ पॉसिबल नबियन थी। अमन भी नू प्रॉस्पेरिटी कहते, नू ही आउदा खुशहाली कहती। आमद अमगा आमुदा के मर्दमानी रोज़गार भी अमन गुमा बंदू की, तालीम, सेहत, हर चीज़ जैसे अमन गुमा बंदू की। और मैं आओ की जो पदरी छी में आओ की जनरेशन आई वास्ता भी एक पुरअमन माहौल क्रिएट करना बात ज़रूरी है। गुलेला जिदनु में प्रोग्राम में टाइम बुता हलास मनाती होस्ट मोमल ज़ैनब भी दी इजाज़त। अल्लाह में आरे।